हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने चैप्टर कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के चैप्टर 4 को ही कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम सेकेंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ आशियान के बारे में बात करेंगे। द फुल फॉर्म ऑफ आशियान इज़ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अगर आज का लेक्चर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ लेक्चर को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे फ्यूचर में होने वाले लेक्चर्स की अपलोड होने की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज हम लोग बात करेंगे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की। तो एक बार हम मैप में देख लेते हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट द साउथ ईस्ट एशियन नेशन तो हम कौन से रीजन की बात कर रहे हैं। दो आपने मैप तो देखा ही हुआ है और उसमें आपको पता है कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट के इस रीजन की बात कर रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया रीजन, राइट। जैसे इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, फिलीपींस है, मलेशिया है, वियतनाम है, लाओस है, ये सारी कंट्रीज हैं और भी हैं इसमें, वी विल डिस्कस अबाउट देम। तो क्या है अब इसमें इसमें आता है क्या, आशियान। अब जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन है हमारा, इसकी प्रॉब्लम क्या थी, क्यों इनको एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की नीड फील हुई। तो व्हाट दे से दैट दे ऑल वर कॉलोनीज अंडर ब्रिटेन एंड जापान। क्यों? क्योंकि आपको पता है जैसे ब्रिटेन ने इंडिया को अपना कॉलोनी बनाया था, वैसे ही उसने बहुत सारी वर्ल्ड की कंट्रीज को कॉलोनी बनाया था। इंडोनेशिया है, तो ऐसे ही जापान है, क्योंकि उस टाइम पीरियड पर टेरिटोरियल पावर को एक्सपैंड करने के ऊपर ज्यादा फोकस दिया जाता था, जिसकी वजह से ये सारी की सारी इकोनॉमीज क्या रह गई, एक्सप्लॉइट होती थी और पुअर हो गई। पॉवर्टी वॉज प्रेवलेंट देयर। ऑल्सो देयर वॉज अ प्रॉब्लम ऑफ नेशन बिल्डिंग। जैसे इनको इंडिपेंडेंट करने के बाद जो फर्स्ट प्रॉब्लम अराइज होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए या किसी भी कंट्री के लिए, द प्रॉब्लम ऑफ नेशन बिल्डिंग। हमें किस तरह से अपने आप को वापस से खड़ा करना है। इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसमें, जब जो गैप है बिटवीन द रिच और पुअर सेक्शन ज़्यादा हो, आपकी इकोनॉमी जो है वो बैकवर्ड हो, ऑलमोस्ट नो ग्रोथ हो, स्टेगनेंट इकोनॉमी थी आपकी। ऑल्सो इनके ऊपर भी क्या था, प्रेशर था। दे वर ऑल्सो बींग प्रेशराइज्ड टू ज्वाइन वन ऑफ द टू मेजर पावर ब्लॉक एट द टाइम ऑफ देयर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड पर जब ये इंडिपेंडेंस हुए तो कोल्ड वॉर वॉज गोइंग ऑन। एक साइड यूएसएसआर था, एक साइड यूएस था, तो इनको भी प्रेशराइज किया जा रहा था ज्यादा से ज्यादा आप क्या करो, एक ना एक ब्लॉक को ज्वाइन कर लो। ऑल्सो जो एशिया है और जो थर्ड वर्ल्ड यूनिटी थी, उनको जो क्या कहते हैं, जैसे नाम जो हमने फॉर्मुलेट किया था, टू यूनाइट द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ऑफ एशिया एज वेल एज अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो वो जो था ना, इतना ज्यादा इफेक्टिव प्रूव नहीं हुआ जितना एक्सपेक्ट हमने उसको किया था। ऑल्सो इन सब के बाद इनको क्या हुआ कि अब हमें क्या करने की जरूरत है, अब हमें एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत है जो हमारे रीजनल एरिया को डेवलप करेगा, रीजन के ऊपर हम अपने फोकस करेंगे। तो इसीलिए इन्होंने किसकी शुरुआत करी, आशियान की शुरुआत करी, व्हेन इन 1967। ओके, अच्छा, इससे पहले हमने यूरोपियन यूनियन के बारे में बात करी थी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि यूरोपियन यूनियन जो है वो कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था। देखते हैं आपने कितना ध्यान से वो लेक्चर सुना था। उसके बाद बात करते हैं हम इसके फाउंडर मेंबर्स की। तो देयर आर 5 कंट्रीज जिन्होंने आशियान ग्रुप की क्या करी थी, स्टार्टिंग करी थी। तो दोज 5 फाउंडर मेंबर्स आर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। और इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी बाय साइनिंग बैंकॉक डेक्लेरेशन। यू नो द कैपिटल, बैंकॉक जो है वो कौन सी कंट्री की कैपिटल है, थाईलैंड की। तो इन्होंने इस डेक्लेरेशन को साइन करने के बाद ऑफिशियली आशियान को एज अ रीजनल ग्रुप क्या करा, एग्जिस्टेंस दी।
आज many टोटल मेंबर्स आर देयर? एट प्रेजेंट इसमें 10 मेंबर्स हैं। मतलब 5 तो इसके फाउंडर मेंबर्स हो गए, उसके बाद 5 मेंबर्स और हैं जिन्होंने इसको ज्वाइन किया है। ब्रूने दारुसलाम, वियतनाम, लाओ, म्यांमार एंड कंबोडिया। तो ये 5 कंट्रीज हो गई जिन्होंने इसको क्या किया है, अब ज्वाइन किया है, एंड टेकिंग इट्स टोटल नंबर टू 10। हेडक्वार्टर कहाँ है? ये जकार्ता में है, और जकार्ता आपको पता है किसकी कैपिटल है? इंडोनेशिया की। अब बात करते हैं आसियान को फॉर्म करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा। जैसे हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी ना कि साउथ ईस्ट एशियन रीजन है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी उन कंट्रीज को, तो उन्होंने क्या करा, कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर आसियान को एज अ ग्रुप फॉर्मुलेट कर दिया। एंड जो इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, दे वर बेसिकली कैटेगराइज्ड इनटू 2 objectives. Number one was primary and another one was secondary objective. अगर आप प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करते हो तो ये ध्यान देता है इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। मतलब कोई भी इकोनॉमी जब इकोनॉमिकली क्या करेगी, ग्रो करेगी, कोई भी कंट्री जब इकोनॉमिकली ग्रो करेगी तो देयर विल बी अ सोशल अपग्रेडेशन एज वेल एज कल्चरल डेवलपमेंट। मतलब क्या है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, दैट विल अल्टीमेटली लीड टू द सोशल एज वेल एज कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ देम। तो इसका मतलब क्या है कि जो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो हो गया इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए। और जो इसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है दैट इज कीप, वो किसके बारे में बात करता है? जो इसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है वो बात करता है रीजनल पीस और स्टेबिलिटी के बारे में। एंड किसके मतलब किस तरह से हमने स्टेबिलिटी और पीस को रखना है, बाय कीपिंग in mind the rule of law and the principles of United Nations Charter। मतलब क्या है कि ये बात करेंगे यूनाइटेड नेशन के चार्टर की, और किस तरह से रूल ऑफ लॉ जो है, मतलब ऑल द पर्सन्स आर टू बी ट्रीटेड इक्वल, ऑल द कंट्रीज दे आर इक्वल इन द आईज ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया नेशन। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या करना है, अपने रीजनल एरिया में पीस को बनाए रखना है। ओके तो अब इसका जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज आसियान वे? आसियान वे जो है ये 1 मार्क और 2 मार्क में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये है, इट इज अ काइंड ऑफ इंटरैक्शन। मतलब जो कंट्रीज हैं वो आपस में इंटरैक्ट करेंगी इनफॉर्मली, मतलब कोई फॉर्मल नहीं है। जैसे हम वो करते हैं ना, कोई एग्रीमेंट साइन करना है, जैसे अगर आप अपने टीचर से मीट करने जाते हो तो फॉर्मली जाते हो, मतलब उनसे कुछ ना कुछ रीजन होता है आपको, लाइक चैप्टर्स समझने हैं, क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, तो दैट इज अ फॉर्मल थिंग। लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड से मिलने जाते हो तो वो जो फ्रेंड्स है वो आप इनफॉर्मल चैट करते हो, कोई ऐसे नहीं है कि हाँ पर्पसफुली आप उनसे मिल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए ये लोग भी क्या करेंगे, काइंड ऑफ इंटरैक्शन विल बी देयर, दैट इज इनफॉर्मल इंटरैक्शन, नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट एंड कोऑपरेटिव। ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे, ये किसी भी तरह की फॉर्मेलिटी, मतलब ऐसे नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया और उसको ध्यान में रखकर आपने ये सारी चीजें करनी है, नहीं। अगर आपको जरूरत पड़ती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन समिट्स वगैरह करने की या इनफॉर्मल इंटरैक्शन करने की, दे विल बी डूइंग दैट। और कोऑपरेट करेंगे वो एक दूसरे के साथ ऑन 3 पिलर्स। ऑल्सो दे विल रिस्पेक्ट द नेशनल सॉवरेनिटी ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री। मतलब क्या है कि ये जो कंट्रीज हैं ऑफ आसियान मेंबर्स कंट्रीज जो हैं, वो एक कंट्री की या एक दूसरे जो सब है एक दूसरी कंट्रीज की नेशनल सॉवरेनिटी को क्या करेंगे, हमेशा ध्यान में रखेंगे। दे विल नॉट कॉम्प्रोमाइज, मतलब इन द प्रोसेस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ आसियान मेंबर्स जो नेशनल सॉवरेनिटी है वो किसी भी कंट्री की कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। ओके तो अब बात करते हैं हम इन 3 पिलर्स के बारे में कि क्या हुआ था जब 2003 आया। इन 2003
जो आशियान है उन्होंने भी क्या करा, उन्होंने एक आशियान कम्युनिटी बनाई, जैसे उन्होंने यूरोपियन यूनियन की कम्युनिटी बनाई थी ना, यूरोपियन यूनियन ने, इन्होंने क्या करा, आशियान कम्युनिटी बनाई जिसमें 3 पिलर्स के ऊपर फोकस किया गया। आशियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, आशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड आशियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। ओके तो आशियान सिक्योरिटी कम्युनिटी क्या कहती है, जो भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं वो क्या होगी, वो उन कंट्रीज में आर्म्ड कन्फ्रंटेशन में कन्वर्ट नहीं होंगे। मतलब अगर उनके बीच में कोई भी लैंड इशू आ जाता है, कोई भी टेरिटोरियल इशू आ जाता है, तो वो इशू हमेशा क्या करेंगे, नेगोशिएशन बेसिस पर, बाइलेटरल टॉक्स पर, ट्राइलेटरल, मल्टीलेटरल टॉक्स के बेसिस पर हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने बहुत सारे अग्रीमेंट्स भी साइन कर रखे हैं, जिससे वहाँ की पीस, न्यूट्रलिटी, कोऑपरेशन, नॉन इंटरफियरेंस एंड रेस्पेक्ट फॉर द नेशनल डिफरेंसेस एंड सॉवरेन राइट्स को ध्यान में रखा जा सके। मतलब जो भी इनकी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं वो ऐसा नहीं होगा कि उनके रीजन में अनपीसफुल सिचुएशंस को इमर्ज कर देंगी, या एक कंट्री दूसरी कंट्री के किसी भी मैटर में इंटरफियरेंस करेगी, या फिर वो एक दूसरे के नेशनल डिफरेंसेस को टॉलरेट नहीं करेंगे। नो, क्या है, जो उनकी सिक्योरिटी कम्युनिटी या जो उनकी सिक्योरिटी के ऊपर डील है, या सिक्योरिटी जो एज अ पिलर है इनका, वो इनको सिखाता है कि आपको क्या करना है, आपको हर कंट्री के सॉवरेन राइट्स को ध्यान में रखना है, नॉन इंटरफियरेंस करना है। अब ये किस बेसिस पर किया जाता है, आशियान का रीजनल फोरम है, दैट इज ARF, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1994। ये करता है इनकी सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी में एक तरह का कोऑर्डिनेशन, तालमेल बिठाने का काम कौन करता है, आशियान रीजनल फोरम करता है, कि आपके सिक्योरिटी भी आपकी कंट्री की कॉम्प्रोमाइज ना हो, और आपके बाहर की कंट्रीज के साथ जो रिलेशंस है, फॉरेन रिलेशंस हैं, वो भी बुरे ना हो। राइट, यू हैव टू मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन योर सिक्योरिटी एज वेल एज योर फॉरेन पॉलिसी। नेक्स्ट हमारा जो पिलर है दैट इज इकोनॉमिक कम्युनिटी। तो ये कहते हैं क्या, कि आपने क्या करना है, जो आशियान की मेंबर कंट्रीज हैं, जो 10 मेंबर कंट्रीज हैं, ये लोग उसके बीच में एक कॉमन मार्केट और प्रोडक्शन बेस क्रिएट करेंगे। एक काइंड ऑफ जैसे हम फ्री ट्रेड एरिया जैसे क्रिएट करते हैं ना, कि जो मतलब आप क्या है, अपनी डिपेंडेंसी जो है वो वर्ल्ड की अदर कंट्रीज के ऊपर डिक्रीज कर रहे हो और अपने ग्रुप के ऊपर ही इंक्रीज कर रहे हो। क्यों, इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जो भी डेवलपमेंट होगी वो आपके अपने रीजन में होगी, आपकी जो पॉजिटिव्स हैं या जो आपकी एक्सपर्टीज है उसका जो कोई भी बाहर की थर्ड पार्टी जो है, जो थर्ड कंट्री है, वो क्या नहीं कर सकती, एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती है या मिसयूज नहीं कर सकती है। तो और इसी से ही फिर आप क्या करोगे, जैसे मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पूरा होते ही आपका सोशल और कल्चरल ऑब्जेक्टिव्स भी एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं। तो जैसे ही आप इकोनॉमिकली क्या करोगे, अपने लिए कॉमन मार्केट और प्रोडक्शन बेस क्रिएट करोगे, उसके बाद ही क्या हो जाएगा, इससे आपको सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगी। आशियान दे हैज फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग अ, देखो आगे ना, फ्री ट्रेड एरिया आप लोग जनरेट करोगे। क्या होगा, इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब आप किसी भी तरह का कोई टैरिफ नहीं लगाओगे, किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बैरियर नहीं होगा। जो पीपल है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आसानी से आ जा सकते हैं, सर्विसेज वगैरह है वो भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। देयर विल बी नो बैरियर और किसी तरह की कोई भी ऑब्स्टैकल नहीं होगी जो आपको क्या करे, इस फ्री ट्रेड एरिया को क्रिएट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो इसी वजह से जो आशियान है
वो यूरोपियन यूनियन से डिफरेंट क्यों है? जैसे हमने पढ़ा ना, जो यूरोपियन यूनियन था वो तो बिगिनिंग में एक इकोनॉमिक ग्रुप स्टार्ट हुआ था, लेकिन धीरे धीरे करके वो किस में कन्वर्ट हो गया था? वो एक पॉलिटिकल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया था। लेकिन जो हमारा आसियान है वो आज भी बेसिकली अगर हम बात करें तो एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ही है। दैट इज वाई बहुत सारी कंट्रीज इस फ्री ट्रेड एरिया को एडवांटेज में लेने के लिए या आसियान के साथ डील करने में इंटरेस्टेड है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, चाइना है, इंडिया है, इन्होंने भी इसके साथ फ्री ट्रेड एरियाज जो है वो साइन करे। ठीक है, उसके बाद अब इसका एक इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखना है, या ये पूछा भी जाता है आपसे, व्हाट डू यू मीन बाय आसियान विजन 2020? इन्होंने क्या कहा, जो आसियान है, जो ये कंट्रीज हैं, इन्होंने जब ये ग्रुप फॉर्मुलेट करा तो स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं एनुअली जब ये मीट करते हैं। तो उन्होंने अपने आप को ये देखा दैट 2020 में हम क्या चाहते हैं खुद से, या हम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। तो द विजन 2020 हैज बीन डिफाइंड एज एन आउटवर्ड लुकिंग रोल फॉर आसियान इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। मतलब ये अपने आप को एक तरह का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। रीजनल तो ये क्या हो गए, रीजनल हो गया, मतलब ये जो है वो आपस में क्या करेंगे, जो 10 मेंबर कंट्रीज हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। लेकिन ये चाहते हैं कि हम जो है अब इंटरनेशनल लेवल पर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करें। तो वो विजन है इनका फॉर 2020। तो इसके लिए इन्होंने क्या करा, आसियान पॉलिसी जो है वो क्या कहती है, दैट वी विल एनकरेज नेगोशिएशन ओवर कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रीजन। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इनका जो ऑब्जेक्टिव था पीस मेंटेन करना, स्टेबिलिटी मेंटेन करना, तो वो कैसे की जा सकती है, वो की जा सकती है नेगोशिएशन बेसिस पर। मींस व्हेनेवर एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट अराइजेस, व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी नेगोशिएटिंग। आप आर्म्ड वेपन्स के ऊपर नहीं जाओगे, आप उनसे वॉर करने की कंडीशन को नहीं ऑप्ट करोगे, आप क्या करोगे, आप उनसे नेगोशिएशन करने पर बात करोगे। आसियान मीडिएटेड एंड ऑफ द कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट, ईस्ट तिमोर क्राइसिस, और उन्होंने इस चीज को दिखा भी दिया इंटरनेशनल लेवल पर बाय सॉर्टिंग द कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट, ईस्ट तिमोर क्राइसिस, and meets annually to discuss the East Asian cooperation, कि हमने ईस्ट एशिया में किस तरह से कोऑपरेट करना है, वो क्या करते हैं, एनुअली एक दूसरे से समिट मतलब मीट भी करते हैं। उसके बाद ये हो गया आपका आसियान विजन 2020। उसके बाद ये कहते हैं आसियान जो है, मतलब व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, इसकी स्ट्रेंथ कहाँ आती है। नंबर 1, पॉलिसीज ऑफ इंटरैक्शन एंड कंसल्टेशन विद द मेंबर स्टेट्स। ऐसा नहीं है कि एक इस ग्रुप में लाइक 10 कंट्रीज हैं तो एक बोलेगा और बाकी सब सुनेंगे, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। क्या है, ये अपने सभी मेंबर कंट्रीज के साथ कंसल्ट करते हैं, डायलॉग पार्टनर्स के साथ कंसल्ट करते हैं, और अदर नॉन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी बातचीत करते हैं। मतलब क्या है कि ये किसी भी तरह से अपने आप को सुपीरियर नहीं मानते हैं, या फिर ये जैसे अब इन्होंने कहा ना कि हमें अपने आप को इंटरनेशनली प्रेजेंट करना है। फॉर दैट व्हाट यू विल बी रिक्वायरिंग, यू विल बी रिक्वायरिंग द सपोर्ट ऑफ अदर नॉन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल। उसके अलावा इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स भी बहुत सारे हैं, तो इन सब के साथ भी ये क्या करते हैं, इन सब के साथ भी ये इंटरैक्ट करते हैं। ओनली रीजनल एसोसिएशन इन इंडिया दैट प्रोवाइड्स अ पॉलिटिकल फोरम। क्या कहते हैं ये, कि एशिया का ये एक अकेला ऐसा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर एशियन कंट्रीज और बहुत सारी मेजर पावर्स क्या कर सकती हैं, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी इश्यूज को डिस्कस कर सकते हैं। तो अब जैसे देखो ये आता है इंडो पैसिफिक रीजन में, हमने देखी थी ना इसकी लोकेशन मैप में। तो यहाँ पर ये ऐसा रीजन है जहाँ पर चाइना है, यूएस है, ये सब के सब क्या है, इस एरिया में
इंटरेस्टेड है, सब चाहते हैं कि इस रीजन में किसी एक कंट्री की डोमिनेंस ना हो। सो फॉर दैट क्या होता है, मिलते रहते हैं ये आपस में, ग्रुप बनाते रहते हैं, जिससे क्या हो सके, एक कंट्री की डोमिनेंस को ख़त्म भी किया जा सके। जैसे हमने क्वाड ग्रुप भी बना रखा है, जिसमें 4 कंट्रीज आती है, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। ये बेसिकली किस लिए बनाया गया था, ये चाइना को है, इस इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की डोमिनेंस को खत्म करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो इस तरह से ये लोग भी चाहते हैं कि जो वर्ल्ड लेवल पर जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं, उनको भी क्या किया जा सके, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर बैठकर डिस्कस किया जा सके, एंड दैट प्लेटफॉर्म इज प्रोवाइडेड टू देम बाय द आसियान। ओके, इसके अलावा इसके 1-2 क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, तो उसके आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं। मैं आपको बता देती हूँ आंसर है क्या और कहाँ पर, स्टिल यू हैव टू टेल मी कि जो आसियान फ्लैग है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर आप देखो आसियान फ्लैग को, तो आसियान फ्लैग जो है वो ये है। क्या है आसियान फ्लैग में, इसमें 10 स्टॉक्स हैं पेडी के, या राइस जिसको हम बोलते हैं। ये 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये दिखाते हैं दैट वी आर बाउंड टुगेदर इन फ्रेंडशिप एंड सॉलिडारिटी। ठीक है, तो ये 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है विच यू नीड टू कीप इन माइंड, आपके पेपर में आ भी सकता है। ऑल्सो जो मैं लास्ट उसमें डिस्कस करना भूल गई थी, यूरोपियन यूनियन है जो इसका भी फ्लैग है, उसमें क्या है, इसमें ना 12 स्टार्स हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो सर्कल है ऑफ गोल्ड स्टार स्टैंड्स फॉर द सॉलिडारिटी एंड हार्मनी बिटवीन द पीपल्स ऑफ यूरोप। ये क्या कहते हैं, दैट वी द पीपल ऑफ यूरोप वी आर स्टैंडिंग टुगेदर इन टर्म्स ऑफ सॉलिडारिटी एंड हार्मनी। इसमें 12 स्टार्स है, एज द नंबर 12 इज ट्रेडिशनली द सिंबल ऑफ परफेक्शन, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी। तो सिंबॉलिक मीनिंग है इसका भी, तो आपको थोड़ा सा मतलब आइडिया होना चाहिए दैट ये क्या चीज़ें जो हैं वो इससे रिलेट करती हैं, या क्या ध्यान में रखकर ये इनके फ्लैग जो है वो बनाए गए हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर। इन केस अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है जब आप एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हो, तो still you can ask me in the comment section. I'll try to solve your problem, and don't forget to subscribe the channel as well as give your valuable feedback. Thank you and have a nice day.